आप सभी को पता है कि यूपीपीसीएस प्री 2024 और उसके बाद मतलब उससे पहले आरओ ठीक है, आरओ और जो पीसीएस प्री है वो उसकी डेट आ गई है और वो पेपर आने वाला है। कुछ ही महीनों बाद पेपर आ जाएगा। उसी की तैयारी में हम लगे हुए हैं और हमारी श्रृंखला का पॉलिटी चल रहा है, नेट पॉलिटी पॉइंटनर। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं। आज हम करने जा रहे हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और ये ऐसे हैं जिनमें से प्रश्न हमेशा आता ही आता है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, आईएएस की करो, पीसीएस की करो, किसी भी करो, इसमें से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो हम चलिए शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? तो ये उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। जो सामाजिक और आर्थिक जो प्रजातंत्र है, इसको स्थापित करना ही इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ, मैंने इनकी वीडियो बना रखी है डीपीएसपी, ये आपको दिख रही होगी, डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व। ये इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत से की वीडियो है और पूरा चैप्टर मैंने इसमें रिवाइज करवा दिया है। आप इसको जा कर के देख सकते हैं। तो इसमें जितनी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है वो सारी मैंने इसमें बता दी है, आप ये जा कर के देख सकते हैं। मेरे इस चैनल का नाम है IAS-PCS इंडियन पॉलिटी, ठीक है। आप इसको जा कर के देख सकते हैं, IAS-PCS इंडियन पॉलिटी। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें मैंने पूरी इंडियन पॉलिटी की जो एम लक्ष्मीकांत हैं उसको सीरीज़ उसकी चल रही है और उसके धीरे धीरे मैं सारी वीडियोस जितने भी पार्ट्स हैं उसके कवर करवा रहा हूँ। तो आप अगर अच्छे से समझना है इंडियन पॉलिटी को तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसकी वीडियोस देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम वापस पहुंचते हैं अपने टॉपिक पर। तो इसका जो उद्देश्य था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल करने का, तो वो था सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक, बस ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो मौलिक कर्तव्य थे वो थे आपके राजनीतिक, और जो नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी ये आपके सामाजिक और आर्थिक। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, ये तीनों इसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही कथन है। तो सही कथन कौन सा है? ये तत्व देश के सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। अभी हमने देख लिया। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी एनफोर्सिबल नहीं है। कोई भी न्यायालय जो होता है इनको कानून बनाने के एनफोर्स नहीं कर सकता, कि इनको सरकार पर दबाव नहीं डाल सकता कि इनको लागू किया ही जाए, ऐसा कोई नहीं कर सकता। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। अभी हमने देखा कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें प्राप्त हुई थी। तो ये आयरलैंड के संविधान से प्राप्त हुई थी। तो ध्यान रखना, आयरलैंड के संविधान से ये प्राप्त हुआ था हमें। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है, एनफोर्सिबल नहीं है, यही है। एनफोर्सिबल को ही वाद योग्य बोला जाता है, वाद योग्य नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत है। देश के शासन के लिए जब आधारभूत बोला जाता है तो वो डीपीएसपी होते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन ये आपका राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। बहुत सारे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उनमें से एक है समान कार्य के लिए समान वेतन। भारत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो ये भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत की गई है। और क्यों की गई थी पंचायती राज का, इसी में ही क्यों किया गया है, तो मैंने उस जो अभी वीडियो दिखाई थी, चैनल दिखाया था, उसमें अच्छे से मैंने कवर करवा रखा, आप उसे देख सकते हैं। राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए तो ये होता है आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40। ये पंचायत से संबंधित है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। अब भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन नीति निर्देशक सिद्धांत है। अब सही सुमेलन है अनुच्छेद 40, जो अभी हमने देखा। तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 41 बोलता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में ही बोल रहा है, ये काम का, शिक्षा का और लोक सहायता पाने का अधिकार मिला होता है लोगों को। फिर अनुच्छेद 44 बोलता है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। इससे मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो समान नागरिक संहिता आपका है आर्टिकल 44 में, अनुच्छेद 44 में। फिर अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो ये सारे आर्टिकल आपको याद करने पड़ेंगे। अब कथन है मनरेगा दर हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है,
ठीक है। तो कम से कम जो एक सदस्य होता है ना, तो कम से कम 100 दिन का जो रोजगार दिलाता है मनरेगा कार्यक्रम, क्योंकि रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधित है। तो ये गलत है। रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में नहीं है। भाग 3 में तो मूल अधिकार होते हैं, मूल अधिकार यहाँ, और रोजगार का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। और ये हमने देखा समान कार्य के लिए समान वेतन वाला, और ये एक तरह से नीति निर्देशक सिद्धांत है। इसी तरह के रोजगार का अधिकार भी एक नीति निर्देशक सिद्धांत है। अब अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही सुमेलन इस प्रकार है। तो आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अब देखो, बस इसमें यूपीएससी में और पीसीएस में क्या होता है, आईएएस में अगर प्रश्न पूछते हैं तो इसमें ये पूछते हैं कि कौन कौन सा है, और पीसीएस में पूछते हैं तो पीसीएस में आपको आर्टिकल पूछा जाता है कि आर्टिकल कौन सा है। तो आपको दोनों ही याद करना पड़ेगा। वैसे पीसीएस थोड़ा सा कठिन हो जाता है इस मामले में, क्योंकि हमें तो यूपीएससी में तो ये करना होता है, आईएएस में ये करना होगा, बस पता रहना चाहिए कि कौन सा है कौन सा नहीं है, बस, और कुछ नहीं पूछता। लेकिन पीसीएस में ना ये है कि भाई आर्टिकल भी बताओ, समझे। तो ये पीसीएस एक तरीके से, ऐसे प्रश्न थोड़े से पीसीएस में कठिन हो जाते हैं। तो आर्टिकल 51 जो होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंधन से संबंधित है। आर्टिकल 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये भी हमने ऊपर देख लिया। फिर आर्टिकल 43 है आपका उद्योगों के प्रबंध में कामगारों के भाग लेने का अधिकार। जो उद्योगों का प्रबंध होता है उसमें कामगार जो होते हैं, कर्मचारी जो लोग होते हैं, वो भी भाग लेते हैं, तो उसका भी अधिकार होता है। आर्टिकल 48 का में होता है पर्यावरण संरक्षण। तो ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। तो अभी हमने देखा आर्टिकल 51, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। भारत की विदेश नीति से संबंधित है आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अब संविधान जिनके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकार करता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस किस को सहायता देता है, तो ये देता है बच्चों को, स्त्रियों को और जनजातियों को। ठीक है, बच्चों के विरुद्ध शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है ये, स्त्रियों को भी सहायता प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, हेल्प प्रोवाइड करवाता है, और जनजातियों को भी। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये मद्य निषेध, गौ संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण इसी से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है, तो क्योंकि निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, तो ये सही है, परिवर्तनीय नहीं होते नीति निर्देशक सिद्धांत, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय होते हैं, यानी इन्हें कानून, जो सुप्रीम कोर्ट है वो लागू कर सकता है। अब गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबंधित है, मैं ना नीति निर्देशक तत्वों के बदले अब डीपीएसपी बोलूँगा, डीपीएसपी। ठीक है, तो आप समझ जाना। अब गांधीवादी जो सिद्धांत है डीपीएसपी में, वो कौन कौन से हैं, तो वो आपके ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये इससे गांधीवादी सिद्धांत है। तो पहले ग्राम पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। अब डीपीएसपी में वह जिसके बारे में संविधान शांत है, किसके बारे में, प्रौढ़ शिक्षा, यानी संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी जो संविधान में बाद में जोड़ा गया, 4-5 कानून बाद में जोड़े गए थे, तो इसमें से एक है मुफ्त कानूनी सलाह। और आपको देखना है कि कौन कौन से कानून बाद में जोड़े गए थे, तो मेरी इस वाली वीडियो को जाकर के आप देख लेना, जो मैंने अभी पहले दिखाई थी। मैं फिर से दिखा देता हूँ। डीपीएसपी ये रहा, तो आप ये वीडियो जा करके देख सकते हो डीपीएसपी, इसमें मैंने अच्छे से समझाया है। ठीक है, अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, तो सम्मिलित कौन सा नहीं, सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है इसमें, तो सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है। और नीति निर्देशक तत्व हैं समाज नागरिक संहिता। ठीक है, ये मतलब पूछा गया था कौन कौन से हैं, उनमें से समान नागरिक जो संहिता है वो नीति निर्देशक तत्व में आता है। डीपीएसपी में है, तो डीपीएसपी में क्या है, राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं की समान कार्य हेतु समान वेतन, ये आपने देख लिया था, समान कार्य के लिए समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, ये दोनों चीज़ें हैं आपकी डीपीएसपी में शामिल हैं। काम हेतु न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं में रहें। ठीक है, ये भी तत्व है एक तरीके से जो राज्य सुनिश्चित करेगा। फिर नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यानी बैंक की सुविधा अनुसार, मतलब बैंक यहाँ पे राज्य हो गया, और सुविधा अनुसार यहाँ पे जैसा राज्य समझेगा वैसा ही वो उसे लागू करेगा। तो ये किसने बोला था, केटी शाह ने बोला था। तो यहाँ पर हमारे होते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत सारे खत्म।
आप इनको ना 2-3 बार इसी ये सारे जो पॉइंटर होते हैं ना, ये करने इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि इससे ना हमारे जो पीसीएस में प्रश्न पूछे गए हैं, डीपीएसपी से कौन-कौन से पूछे गए हैं, सारे इसमें मिल जाते हैं और इसी से ही रिलेटेड आपको प्रश्न भी मिलेंगे। तो आपका डीपीएसपी से ना एक भी प्रश्न कहीं नहीं जाएगा। तो 10 मिनट में हमारा डीपीएसपी खत्म हो गया। अब अगली वीडियो में हम मूल कर्तव्य शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।